नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत हैं छोटे किसान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य में सूखे की स्थिति पर समीक्षा बैठक करेंगे। भारत में कोविड रोधी टीकाकरण अब तक 215 करोड़ 26 लाख से अधिक हो गया है। और फुटबॉल में आज कोलंबो में सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया। विश्व डेयरी सम्मेलन का विषय है पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व के अन्य विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान हैं। आज भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। विदेश से आए हमारे मेहमान संभवतः ये जानकर के हैरान हो जाएंगे कि भारत के डेयरी सेक्टर में वर्ल्ड डेयरी समिट में इसका जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि विश्व के अनेक गरीब देशों के किसानों के लिए ये एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल बन सकता है। साथियों, भारत के डेयरी सेक्टर की इस खासियत को एक और यूनिकनेस से जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। हमारे डेयरी सेक्टर की दूसरी विशेषता है भारत का डेयरी कोऑपरेटिव सिस्टम। आज भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के डेयरी सेक्टर में महिला शक्ति 70% कार्यबल पर प्रतिनिधित्व करती है। विदेश से आए हमारे मेहमान संभवतः ये जानकर के हैरान हो जाएंगे कि भारत के डेयरी सेक्टर में विमेन पावर 70% वर्कफोर्स का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार विमेन्स हैं, महिलाएं हैं। इतना ही नहीं, भारत के डेयरी कोऑपरेटिव में भी 1/3 से ज्यादा सदस्य महिलाएं ही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, भारत में जो डेयरी सेक्टर 8.5 लाख करोड़ रुपए का है, जिसकी वैल्यू धान और गेहूं के कुल प्रोडक्शन से भी ज्यादा है, उसकी ड्राइविंग फोर्स भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बेटियां हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत डेयरी पशुओं का सबसे बड़ा डेटाबेस तैयार कर रहा है। डेयरी सेक्टर से जुड़े हर पशु की टैगिंग हो रही है। आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से पशुओं की बायोमेट्रिक पहचान कर रहे हैं। इसे पशु आधार नाम दिया गया है। 15 सितंबर तक चलने वाले सम्मेलन में 50 देशों के करीब 1500 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार से उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में इसके सदस्य देशों के नेता, पर्यवेक्षक, राष्ट्र, संगठन के महासचिव, संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी ढांचे के कार्यकारी निदेशक, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य निमंत्रित अतिथि भाग लेंगे। इस अवसर पर क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य में सूखे की स्थिति पर समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर संथाल परगना में भीषण सुखाड़ के आकलन के बाद कृषि टीम सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि हर सूखाग्रस्त प्रखंड के कम से कम 10% गांव का भ्रमण किया जाए। साथ ही गांव की स्थिति की रिपोर्ट फोटो के साथ जमा की जाए। बैठक में किसानों को होने वाले वित्तीय नुकसान पर भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी तथा अन्य राज्यों के सूखे की स्थिति का आकलन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। जल शक्ति मंत्रालय ने अगस्त महीने के लिए जल नायक अपने अनुभव साझा करे प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की है। 6 व्यक्तियों को विजेता घोषित किया गया है। इन्हें 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। माईगॉव पोर्टल पर हर महीने आयोजित होने वाली प्रतियोगिता का उद्देश्य जल के महत्व और जल संरक्षण को बढ़ावा देने तथा जल संसाधनों के सतत विकास पर देशव्यापी प्रयासों का समर्थन करना है।
इसके अलावा जल नायकों के ज्ञान को बढ़ाने और उनके अनुभवों को साझा करके जल संरक्षण तथा उसके प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। प्रतियोगिता की तीसरी कड़ी 1 दिसंबर 2021 को शुरू की गई थी। ये प्रतियोगिता 30 नवंबर 2022 को समाप्त होगी। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार की आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला की आज की कड़ी में हम आपको भारत में पीली क्रांति के बारे में बता रहे हैं, जिसका उद्देश्य खाद्य तेल उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से सरसों और तिल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1986-87 में शुरू की गई क्रांति को पीली क्रांति के रूप में जाना जाता है। पीली क्रांति का लक्ष्य तिलहन है, जो मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, कुसुम, तिल, सूरजमुखी, नाइजर, अलसी और अरंडी हैं। खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त 2021 को तेल बीज और तेल पाम पर एक राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की, जिसमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा रहा है। डॉक्टर डीके यादव, एडीजी बीज, आईसीएआर, नई दिल्ली ने कहा कि सरकार का उद्देश्य भारत को तिलहन और खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। आकाशवाणी ने कृषि और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से कई आकाशवाणी केंद्रों पर फार्म और होम यूनिट्स की स्थापना की। देश भर में किसानों के लोकप्रिय किसानवाणी कार्यक्रमों ने तेल बीज और तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन के तहत खाद्य तेल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों के लिए सरकार के प्रोत्साहन से निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। किसानों ने पानी और मिट्टी के प्रबंधन, सामाजिक वानिकी, पर्यावरण संरक्षण, नए उपज वाले बीज और खेती के तरीकों के बारे में सीखा। किसान उचित समय पर मौसम संबंधी परामर्श प्राप्त करते हैं और यहां तक कि किसान आकाशवाणी के माध्यम से कृषि संबंधी सारी जानकारी ले सकते हैं। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 215 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 4 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज दी गई है। झारखंड में कोरोना के 125 सक्रिय मामलों में सबसे अधिक 46 मरीज रांची में हैं। 24 घंटों में कोरोना से 11 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 11 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पूर्वी सिंहभूम से 6, कोडरमा से 1 और रांची से 4 मरीज मिले हैं। राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 4,42,122 हो चुकी है। इस बीच कोरोना का पता लगाने के लिए जांच जारी है। राज्य में कुल 2,26,63,745 सैंपल की जांच की गई है। इनमें से 125 सक्रिय केस हैं। कोरोना से 4,36,600
67 मरीज ठीक हुए हैं। दुमका के सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव पर स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का योगदान विषय पर 13 से 14 सितंबर तक 2 दिवसीय प्रदर्शनी और विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में जनजातीय महानायकों के जीवन पर आधारित लेखन और चित्रकारी भी प्रस्तुत की जाएगी। ये जानकारी सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर सोना झड़िया ने दी। उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग देश भर के 125 विश्वविद्यालयों में स्वतंत्रता संग्राम में जनजातियों के योगदान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। ये कार्यक्रम उसी का हिस्सा है। कुलपति ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और बलिदान देने वाले जनजातीय समाज के योद्धाओं का उल्लेख इस कार्यक्रम में किया जाएगा। द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का अंतिम संस्कार आज मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में किया जाएगा। नरसिंहपुर में कल उनका निधन हो गया था। वे 99 वर्ष के थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती 1981 में शंकराचार्य बने थे। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। देवघर जिले में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली चोरी की घटनाएं अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। जनवरी 2022 से लेकर अब तक बिजली चोरी के 144 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें कुल 1028 लोगों को आरोपित बनाया गया है। इस अनुसार प्रति माह औसतन हर माह 18 मामले बिजली विभाग द्वारा दर्ज कराए गए हैं। वहीं इन मामलों में लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि मुकदमा दर्ज होने के बाद अधिकतर उपभोक्ताओं ने बकाया और जुर्माना की राशि जमा कर दी है और न्यायालय में जमानत प्राप्त कर लिया। इधर मुकदमा दर्ज होने के बाद पहले लोग केस लड़ते थे, लेकिन इधर 2-3 वर्षों से लोक अदालत और राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कंपाउंड फीस जमा कर मुकदमों से छुटकारा पा लिया गया है। इसमें 14 मुकदमे पूर्ण रूप से निष्पादित हो चुके हैं, जबकि शेष मुकदमों के भी अधिकांश पक्षकार अपना केस खत्म करा चुके हैं। दुमका जिले में मालवाहक ट्रकों की ओवरलोडिंग और बिना चालान के माल ढुलाई के खिलाफ सघन अभियान जारी है। इसके तहत अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो और जिला परिवहन पदाधिकारी पी बाड़ला के नेतृत्व में 2 अलग-अलग टीमों ने विशेष रात्रि चेकिंग अभियान चलाया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामपुर मोड़ और नगर थाना क्षेत्र के नगरपालिका चौक से 12 ट्रकों को जब्त किया गया। इधर गोड्डा जिले में भी प्राकृतिक संसाधनों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। बिहार से लगते जिले के सीमावर्ती इलाकों में बालू, पत्थर, लकड़ी की तस्करी एक बड़ी समस्या है। अनुमंडल पदाधिकारी महागामा सौरभ कुमार भुवानिया और कार्यपालक दंडाधिकारी एजाज आलम द्वारा गैरुआ नदी तट के किनारे सघन छापामारी अभियान में बालू से लदे कई ट्रैक्टर और स्टोन चिप्स लदा 2 ट्रक जब्त किया गया। झारखंड में बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण मौसम में एक बार फिर बदलाव हुआ है। रांची, रामगढ़ समेत राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। बारिश के कारण राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 25.6 तथा न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस रहा। फुटबॉल में आज कोलंबो में सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में रेसकोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। वहीं श्रीलंका ने कल रात एशिया कप प्रतियोगिता के फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से हराकर छठी बार एशिया कप का खिताब जीत लिया। दुबई में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 170 रन बनाए। भानुका राजपक्ष ने 45 गेंदों पर अविजित 71 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 147 रन ही बना पाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत है छोटे किसान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य में सूखे की स्थिति पर समीक्षा बैठक करेंगे। भारत में कोविड रोधी टीकाकरण अब तक 215 करोड़ 26 लाख से अधिक हो गया है। और फुटबॉल में आज कोलंबो में सैफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।